18 मई 1974 वॉशिंगटन डीसी में CIA का मुख्यालय लैंगली। सुबह के कुछ ही घंटे बीते थे जब एक अफसर की मेज पर एक तार आया। उस तार को पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपने सीनियर को बुलाया। सीनियर ने पढ़ा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। खबर यह थी, भारत ने परमाणु बम का परीक्षण कर दिया था। राजस्थान के रेगिस्तान में धरती के सीने में एक ऐसा धमाका हुआ था जिसने पूरी दुनिया की जमीन हिला दी थी और CIA को, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को, इसकी भनक तक नहीं थी। एक दिन पहले तक CIA की रिपोर्ट में लिखा था, इंडिया हैज नो इमीडिएट प्लान्स फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग, यानी भारत के पास फिलहाल परमाणु परीक्षण की कोई योजना नहीं है। और ठीक अगले दिन भारत दुनिया का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका था। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, यह दुनिया के इतिहास में खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक थी। और इस नाकामी के पीछे थी भारत की वो रणनीति जो इतनी चतुर, इतनी गहरी और इतनी सुनियोजित थी कि आज भी इसकी पूरी कहानी दुनिया को नहीं पता। आज हम वो कहानी सुनाएंगे। कहानी शुरू होती है 1962 से। अक्टूबर 1962, भारत और चीन की सीमा पर युद्ध छिड़ा। भारतीय सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। हजारों जवान शहीद हुए, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन खो गई और सबसे बड़ा जो खोया वो था आत्मसम्मान। लेकिन यह तो केवल पहला घाव था। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया। कोड नाम था 596 और इस परीक्षण के साथ ही पूरे एशिया का शक्ति संतुलन बदल गया। भारत, जो पहले से ही सीमा विवाद झेल रहा था, अब एक परमाणु शक्ति के साये में खड़ा था। यह वो वक्त था जब भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और यह वो वक्त था जब भारत के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक बड़ा कदम उठाया। भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, यदि भारत को अनुमति मिले तो हम 18 महीनों में परमाणु बम बना सकते हैं। 18 महीने, यह कोई बड़बोलापन नहीं था। यह एक वैज्ञानिक का आत्मविश्वास था जिसने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव अपने हाथों से रखी थी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 24 जनवरी 1966 एयर इंडिया की फ्लाइट 101 मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी। रास्ते में थी जिनेवा। फ्लाइट मॉन्ट ब्लॉन्क के पास पहुंची और एक रहस्यमय हादसे में पहाड़ से टकरा गई। विमान में सवार 117 लोगों में से कोई नहीं बचा। उन 117 लोगों में एक नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत का सबसे बड़ा परमाणु दिमाग एक झटके में खत्म हो गया। आज भी इस हादसे पर सवाल उठते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में CIA का नाम आता है, कुछ में KGB का, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक सवाल जो आज भी हवा में तैरता है। भाभा के जाने के बाद भारत का परमाणु कार्यक्रम धीमा पड़ गया, लेकिन रुका नहीं। और 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इस कार्यक्रम को एक नई ताकत मिली। इंदिरा गांधी को अक्सर राजनीतिक नेता के रूप में याद किया जाता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि वो एक ऐसी प्रधानमंत्री थीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितनी गहराई से सोचती थीं। 1971 के युद्ध ने उन्हें एक बड़ा सबक दिया। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई जब चरम पर थी तो अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए USS एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। एक परमाणु शक्ति संपन्न विमानवाहक युद्धपोत भारत के दरवाजे पर। इंदिरा गांधी ने झुकने से इनकार किया। युद्ध जीता, बांग्लादेश बना, लेकिन उस एंटरप्राइज का साया उनके दिमाग से कभी नहीं गया। उन्होंने एक बात समझ ली, अगर भारत को दुनिया में सम्मान चाहिए, अगर कोई दूसरा देश हमें कभी एंटरप्राइज भेजकर धमकाना न सके, तो भारत के पास परमाणु ताकत होनी चाहिए। 1972 में उन्होंने डॉक्टर राजा रमन्ना को बुलाया, बारक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर। इंदिरा गांधी ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा, क्या हम परमाणु परीक्षण कर सकते हैं? डॉक्टर रमन्ना का जवाब था, हां, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए और सबसे जरूरी पूरी दुनिया से इसे छुपाना होगा। और इसी पल से शुरू हुआ ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अब सवाल था, इस काम को कौन करेगा? इंदिरा गांधी के सबसे करीबी सलाहकार थे PN हक्सार, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी।
एक ऐसे आदमी जिनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच पर इंदिरा जी को पूरा भरोसा था। हाक्सार ने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसमें जानकारी इस तरह बांटी गई कि हर आदमी को सिर्फ उतना ही पता हो जितना उसके काम के लिए जरूरी था। इसे कहते हैं नीड टू नो बेसिस, यानी बम बनाने वाले वैज्ञानिक को नहीं पता था कि परीक्षण स्थल कहाँ है। परीक्षण स्थल तैयार करने वाली सेना को नहीं पता था कि असल में क्या हो रहा है, और इन दोनों को जोड़ने वाले लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। वैज्ञानिकों की टीम में थे डॉक्टर राजा रमन्ना, टीम के प्रमुख, डॉक्टर पी के अय्यर न्यूट्रॉन फिजिक्स के विशेषज्ञ, डॉक्टर आर चिदम्बरम क्रिस्टलोग्राफी और परमाणु भौतिकी के माहिर, डॉक्टर वरियाम सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, और कई अन्य वैज्ञानिक जिनके नाम आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं। यह वो लोग थे जिन्होंने न किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में परमाणु बम बनाना सीखा, न किसी सोवियत लैब में। इन्होंने अपने दम पर अपने देश में सीमित संसाधनों के साथ एक ऐसी चीज बनाई जो आज तक सिर्फ 5 देश बना पाए थे। परमाणु बम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम के लिए जरूरी था एक न्यूक्लियर रिएक्टर। 1956 में भारत और कनाडा के बीच एक समझौता हुआ। कनाडा ने भारत को एक रिसर्च रिएक्टर दिया जिसका नाम था CIRUS, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। अमेरिका ने इस रिएक्टर के लिए भारी पानी हैवी वाटर दिया। दोनों देशों ने कहा यह सब सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। भारत ने भी हामी भरी, लेकिन जो प्लूटोनियम इस रिएक्टर ने बनाया वही प्लूटोनियम 1974 के परमाणु बम में इस्तेमाल हुआ। कनाडा और अमेरिका के लिए यह एक ऐसा झटका था जिसे वो भूल नहीं सके। उन्होंने सोचा था कि वो भारत को एक छोटी सी तकनीकी मदद दे रहे हैं, और उन्होंने अनजाने में उस नींव को मजबूत किया जिस पर भारत का पहला परमाणु बम खड़ा हुआ। यह भारतीय कूटनीति और वैज्ञानिक दूरदर्शिता का एक ऐसा उदाहरण है जो इतिहास में दर्ज है। परीक्षण के लिए जगह चुनी गई राजस्थान का थार मरुस्थल, पोखरण। क्यों पोखरण? पहली वजह यह जगह आबादी से दूर थी। दूसरी वजह रेत और मिट्टी की संरचना ऐसी थी जो एक परमाणु विस्फोट के असर को काफी हद तक अवशोषित कर सकती थी। तीसरी और सबसे अहम वजह यह इलाका पहले से आर्मी का था, यानी बाहरी लोगों का आना जाना पहले से ही प्रतिबंधित था। लेकिन परीक्षण के लिए एक गहरा शाफ्ट खोदना था, धरती के अंदर 107 मीटर गहरा। इस काम को आर्मी के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने अंजाम दिया, और इस पूरे काम को ऐसे दिखाया गया जैसे यह कोई आम सैन्य निर्माण कार्य हो। अब आती है वो बात जो इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। 1974 तक अमेरिका की CIA दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी थी। उनके पास थे सैटेलाइट, जासूस, सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर तरह के हथियार, और भारत में उनका नेटवर्क भी था। तो फिर वो कैसे चूक गए? इसका जवाब है भारत की अद्भुत ऑपरेशनल सिक्योरिटी। पहली चाल, वैज्ञानिकों को आर्मी यूनिफॉर्म पहनाई गई। BARC के वैज्ञानिक जब पोखरण गए तो वो वैज्ञानिक की पोशाक में नहीं गए, वो आर्मी के जवान बनकर गए। सेना की वर्दी, सेना की गाड़ियां, सेना का काफिला। किसी बाहरी जासूस के लिए यह बस एक सामान्य सैन्य अभ्यास दिखता था। दूसरी चाल, कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद। पोखरण से जुड़ा कोई भी संदेश नॉर्मल चैनल्स पर नहीं भेजा गया। कोई टेलीफोन नहीं, कोई टेलीग्राफ नहीं जो आसानी से इंटरसेप्टेड हो सके। सारे संवाद फेस टू फेस या कोडेड मैसेजेस के जरिए होते थे। तीसरी चाल, जानकारी का टुकड़े टुकड़े होना। जैसा पहले बताया, हर इंसान को सिर्फ अपना हिस्सा पता था। अगर कोई एक आदमी पकड़ा भी जाता तो पूरी तस्वीर किसी को नहीं मिलती। चौथी चाल, सैटेलाइट को धोखा देना। यह सबसे ब्रिलियंट हिस्सा है। CIA के कीहोल सैटेलाइट्स भारत की तस्वीरें लेते थे, और CIA को यह भी पता था कि ये सैटेलाइट्स कब और किस एंगल से भारत के ऊपर से गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों और सेना ने इसका फायदा उठाया। जब सैटेलाइट ऊपर से गुजरता था, सारा काम बंद कर दिया जाता था। सब कुछ वैसे ही दिखता था जैसे एक सामान्य मिलिट्री एरिया दिखता है। जैसे ही सैटेलाइट गुजर जाता, काम फिर शुरू। रात को ज्यादा काम होता था जब सैटेलाइट की आंखें कमजोर पड़ जाती थीं। खुदाई का मलबा, जो सबसे आसान पकड़ा जाने वाला सबूत होता,
उसे इस तरह बिखेरा गया कि वो किसी भी आम निर्माण कार्य जैसा दिखे, और नतीजा CIA पूरी तरह अंधा रहा। अमेरिकी नीति निर्माताओं को परीक्षण के बाद पता चला जब भारत ने खुद ऐलान किया, मई 1974। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। धरती के 160 मीटर नीचे एक शाफ्ट था। उस शाफ्ट में रखा गया था भारत का पहला परमाणु उपकरण। इसे साइंटिफिकली कहते हैं इम्प्लोजन टाइप प्लूटोनियम डिवाइस। यह वही तकनीक थी जो अमेरिका ने नागासाकी पर इस्तेमाल की थी, लेकिन यह डिवाइस भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद बनाई थी, खुद सोची थी, खुद असेंबल की थी। डॉक्टर राजा रमन्ना बाद में बताते थे कि जिस रात डिवाइस को शाफ्ट में उतारा गया, उस रात कोई नहीं सोया। सब अपनी अपनी जगह बैठे रहे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी, और इस खामोशी में हर वैज्ञानिक के दिल में एक ही सवाल था, क्या यह काम करेगा? 18 मई 1974 सुबह थार के रेगिस्तान में सूरज अभी पूरी तरह नहीं उगा था। एक बंकर में मॉनिटर्स के सामने डॉक्टर रमन्ना और उनकी टीम बैठी थी। काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर धरती हिली। एक जोरदार धमाका। रेत के बड़े बड़े टीले हवा में उछले। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, और फिर सन्नाटा। वैज्ञानिक एक दूसरे को देखने लगे, इंस्ट्रूमेंट्स देखने लगे, रीडिंग्स आने लगीं, और डॉक्टर रमन्ना उठे। उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, यह सफल रहा। जो संदेश दिल्ली भेजा गया वो था, द बुद्ध इज स्माइलिंग। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध। इंदिरा गांधी को जब यह खबर मिली, वो एक मीटिंग में थी। उन्होंने मीटिंग रोकी, एक पल के लिए आंखें बंद की, और फिर बोली, बहुत अच्छा, बस इतना। जब भारत ने दुनिया को यह खबर दी तो उसने एक बेहद चालाक कूटनीतिक भाषा इस्तेमाल की। भारत ने इसे कहा पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, PNC। यह शब्द बड़े सोच समझकर चुने गए थे, क्योंकि उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक खामी थी। परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT को भारत ने साइन नहीं किया था, इसलिए उस पर टेक्निकली कोई कानूनी बंधन नहीं था। और पीसफुल कहकर भारत ने यह संदेश देने की कोशिश की कि यह कोई हथियार बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए था। दुनिया ने इस बात को माना या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन इस एक शब्द ने भारत को डिप्लोमेटिक तौर पर कुछ सुरक्षा जरूर दी। हालांकि पश्चिमी देश इस आर्ग्यूमेंट को कभी पूरी तरह नहीं माने। जब यह खबर दुनिया में फैली तो प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। अमेरिका हक्का बक्का था। CIA की साख को गहरी चोट लगी। हेनरी किसिंगर, जो उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री थे, ने कहा कि यह डीपली ट्रबलिंग है। लेकिन अमेरिका तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठा सका, क्योंकि भारत ने कोई कानून नहीं तोड़ा था। कनाडा सबसे ज्यादा नाराज था। उन्होंने महसूस किया कि उनके सीरस रिएक्टर का इस्तेमाल हुआ था। कनाडा ने भारत के साथ परमाणु सहयोग तुरंत बंद कर दिया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन भारत ने इसे झेला। सोवियत संघ ने इसका स्वागत किया, क्योंककि भारत उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर था। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 में ही एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम घास खाएंगे और पत्ते खाएंगे, लेकिन अपना परमाणु बम बनाएंगे। 1974 के बाद यह कसम एक मिशन बन गई। भुट्टो ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। और इसी दौरान एक नाम सामने आया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। AQ खान उस वक्त नीदरलैंड में काम कर रहे थे, एक सेंट्रीफ्यूज प्लांट में, जहां यूरेनियम एनरिचमेंट की तकनीक थी। और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद उन्होंने वो तकनीक पाकिस्तान को दे दी। AQ खान का नेटवर्क आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु ब्लैक मार्केट बना, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को भी परमाणु तकनीक पहुंचाई। यानी 1974 के उस एक धमाके ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसकी आंच आज भी पूरी दुनिया महसूस करती है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद पश्चिमी देश बौखला गए। उन्होंने महसूस किया कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटीज में एक बड़ी खामी है।
सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पसेज के लिए हो सकता है और यह भारत ने साबित कर दिया था। तो 1975 में अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और सोवियत यूनियन ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG। इसका मकसद था परमाणु तकनीक और सामग्री के निर्यात पर सख्त नियंत्रण। आज इस ग्रुप में 48 देश हैं और सबसे बड़ी विडंबना, भारत अभी भी NSG का सदस्य नहीं है। हालांकि भारत इसकी सदस्यता के लिए दशकों से प्रयास कर रहा है। यह ग्रुप बना ही इसलिए था ताकि भारत जैसी कोई और घटना न हो। भारत ने कहा परमाणु विस्फोट की ऊर्जा क्षमता 12 किलोटन थी, यानी 12,000 टन TNT के बराबर। हिरोशिमा पर गिरा बम लगभग 15 किलोटन का था, लेकिन बाद में अमेरिकी और स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण ने कहा असली यील्ड शायद 8 किलोटन के करीब थी। क्या भारत ने अतिरंजना की या मेजरमेंट में अंतर था? यह बहस आज भी जारी है। लेकिन एक बात तय है, यह धमाका असली था। यह तकनीक काम करती थी और भारत परमाणु ऊर्जा संपन्न देशों की उस विशेष सूची में शामिल हो गया था जिसमें केवल अमेरिका, सोवियत संघ, यूके, फ्रांस और चाइना थे। छठा देश भारत। परीक्षण की सफलता के बाद एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। डॉक्टर राजा रमन्ना, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन की वैज्ञानिक अगुवाई की, वो रोए थे जब उन्होंने इंदिरा गांधी को फोन पर बताया कि परीक्षण सफल रहा। और जब फोन रखा तो वो अकेले एक कमरे में बैठ गए और उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता यह खुशी के आंसू हैं या दुख के। वो एक गहरे विचारशील इंसान थे। क्लासिकल म्यूजिक के शौकीन, विज्ञान और दर्शन दोनों में रुचि रखते थे। उन्होंने बाद में कई बार कहा कि उन्होंने जे रॉबर्ट ओपनहीमर, जिन्होंने अमेरिकन न्यूक्लियर बम बनाया था, कि वो लाइन याद की जो भगवत गीता से ली थी, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अब मैं मृत्यु बन गया हूं दुनिया का संहारक। एक वैज्ञानिक की यह पीड़ा, यह दुविधा, यही उस पल की सबसे मानवीय कहानी है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुदा एक सफलता थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बाद भारत ने अगला परमाणु परीक्षण 24 साल बाद किया, 1998 में, ऑपरेशन शक्ति पोखरान डुवन। 24 साल क्यों? क्योंकि 1974 के बाद भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ा, सैंक्शंस इतने लगे और डिप्लोमेटिक बैकलैश इतना बड़ा था कि अगला कदम उठाने में 2 दशक से ज्यादा लग गए। और इन 24 सालों में पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम पूरा कर लिया, चाइना ने अपना आर्सेनल और मजबूत किया, और भारत, जिसने पहले परीक्षण किया था, इंटरनेशनल आइसोलेशन में था। यह भारतीय कूटनीति की एक सीमा थी, एक सफलता जो शॉर्ट टर्म में बहुत कॉस्ट पर आई। 2006 में CIA ने अपनी एक इंटरनल रिव्यू रिपोर्ट में स्वीकार किया कि 1974 का भारतीय परमाणु परीक्षण उनके इतिहास की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर्स में से एक था। लेकिन यह रिपोर्ट आम जनता के लिए डिक्लासिफाई नहीं की गई। कुछ हिस्से बाद में सामने आए जर्नलिस्ट्स और रिसर्चर्स के FOIA, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अनुरोधों पर, और उन हिस्सों में लिखा था, The Indian nuclear test of 1974 represents a significant failure of US intelligence capabilities। यानी खुद अमेरिका ने माना, भारत ने उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को अंधा कर दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। आज भी पोखरण राजस्थान का वो कस्बा एक विशेष दर्जा रखता है। 1974 और 1998 दोनों परीक्षणों ने उस जमीन को इतिहास में अमर कर दिया। वहां आज एक मेमोरियल है। वहां जाने वाले लोग उस मिट्टी को छूते हैं जैसे कोई तीर्थ स्थान हो, और एक अर्थ में वो जगह वाकई तीर्थ है। उन वैज्ञानिकों का तीर्थ, उन सैनिकों का तीर्थ, उस विजन का तीर्थ जिसने एक गरीब संघर्षरत देश को यह साबित किया कि इंटेलिजेंस, डेडिकेशन और सीक्रेटी के साथ कुछ भी संभव है। 18 मई 1974। थार के रेगिस्तान में बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान सिर्फ एक बम की सफलता नहीं थी। यह मुस्कान थी उन हजारों वैज्ञानिकों की जिन्होंने सीमित संसाधनों में असीमित मेहनत की। यह मुस्कान थी उस देश की जिसे 1962 में अपमानित किया गया था, जिसे 1971 में
न्यूक्लियर आर्म्ड वॉरशिप से धमकाया गया था। ये मुस्कान थी उस इंटेलिजेंस गेम की जिसमें भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी को मात दी। लेकिन इस मुस्कान में एक दर्द भी था। वो दर्द डॉक्टर रमन्ना की आंखों में था। वो दर्द इस सवाल में था कि क्या ऐसा वेपन बनाना सही था, और वो दर्द उस आयरनी में था कि जिस बुद्ध के नाम पर यह ऑपरेशन रखा गया, बुद्ध ने तो पूरी जिंदगी अहिंसा का संदेश दिया था। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच है। एक राष्ट्र को जीवित रहने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन ताकत का सबसे बड़ा मकसद ताकत का इस्तेमाल न करना पड़े। बुद्ध मुस्कुराए इसलिए नहीं कि एक बम फटा। बुद्ध मुस्कुराए इसलिए कि एक देश ने खुद को साबित किया